हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग का जो थर्ड चैप्टर है, वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज, ये चैप्टर हम आज का पूरा चैप्टर एक वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों, यानी फुल चैप्टर वन शॉट में देखेंगे दोस्तों। पहले ये देख लेते हैं हम आज के इस वीडियो में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, सिलेबस के हिसाब से ये फर्स्ट हम वेरिफिकेशन का मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, सेकंड हम वैल्यूएशन का मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, थर्ड टॉपिक होगा हमारा पोजीशन ऑफ एन ऑडिटर एज रिगार्ड्स द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। उसके बाद फोर्थ टॉपिक होगा वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ एसेट्स। एसेट्स में रहेगा लैंड एंड बिल्डिंग, सेकंड रहेगा प्लांट एंड मशीनरी, थर्ड रहेगा गुडविल, फोर्थ रहेगा इन्वेस्टमेंट एंड फिफ्थ रहेगा स्टॉक इन ट्रेड। उसके बाद अपना लास्ट टॉपिक होगा वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ लायबिलिटीज। लायबिलिटीज में रहेंगे बिल्स पेबल, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड कंटिंजेंट लायबिलिटीज। ये सारे टॉपिक्स हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों। बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत ही इजी मेथड में समझाऊंगा। चलिए हमारे वीडियो की हम शुरुआत दोस्तों अपना फर्स्ट टॉपिक है वेरिफिकेशन का मीनिंग दोस्तों। लेकिन दोस्तों, वेरिफिकेशन का मीनिंग जानने से पहले एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होता है वो जान लीजिए। एसेट्स का मतलब वो होता है जो कंपनी ओन करती है, यानी कंपनी जिस चीज की ओनर रहती है, जैसे लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, मशीन फर्नीचर हो गया, कैश हो गया, इससे कंपनी ओनर रहती है। अब लायबिलिटीज यानी क्या? लायबिलिटीज यानी कंपनी को पे करना होता है। लायबिलिटीज जैसे किसी के पास से कर्जा लेती है या तो फिर किसी के पास से रॉ मटेरियल्स उधार लेती है, तो इससे क्या होता है, कंपनी के पास लायबिलिटी होती है और कंपनी उसको पे करना होता है। एसेट्स यानी कंपनी जो ओन करती है और लायबिलिटीज यानी कंपनी को पे करना होता है, उसे हम कहते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज दोस्तों। दोस्तों, वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज क्या होता है? वेरिफिकेशन यानी वेरिफिकेशन मींस प्रूविंग द ट्रूथ और कंफर्मेशन ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज अपीयरिंग द बैलेंस शीट। दोस्तों, जो भी बैलेंस शीट्स में एसेट्स एंड लायबिलिटीज बता रही है कंपनी, वो कंपनी के पास है या नहीं, ये कंफर्म करने को हम कहते हैं वेरिफिकेशन। एक ऑडिटर क्या करता है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स निकालता है और चेक करता है जो भी बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिखा रही है वो कंपनी के पास है या नहीं, कंपनी उसकी ओनर है या नहीं, ये चेक करता है ऑडिटर। इसे हम कहते हैं वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन है चेक करना, जो भी बैलेंस शीट में एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिखा रहा है वो कंपनी के पास है या नहीं, देखने को हम वेरिफिकेशन कहते हैं दोस्तों। दोस्तों, ये था वेरिफिकेशन का मीनिंग दोस्तों। आप देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे, उद्देश्य क्या क्या है इस वेरिफिकेशन के दोस्तों। ये आपको 10 मार्क्स में क्वेश्चन पूछ सकता है दोस्तों। टोटल 9 ऑब्जेक्टिव्स हैं। फर्स्ट है पिक्चर ऑफ ट्रू पोजीशन। दोस्तों, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कंपनी की पोजीशन क्या है, आपकी कंपनी प्रॉफिट कमा रही है या तो फिर लॉस हो रही है, लायबिलिटीज ज्यादा तो लॉस हो रही है, एसेट ज्यादा तो प्रॉफिट हो रही है, इससे आपको ट्रू पोजीशन पता चल जाएगी। सेकंड है करेक्ट वैल्यूएशन। इसे वेरिफिकेशन से क्या होता है, करेक्ट वैल्यूएशन जो भी हो एसेट्स एंड लायबिलिटीज का, ये पता लगा सकते हैं थ्रू दी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल की तरफ से आप एसेट्स की लायबिलिटीज क्या वैल्यू है आप जान सकते हैं थ्रू दी वेरिफिकेशन। उसके बाद थर्ड है दोस्तों नॉट एक्सीडिंग द एक्चुअल, यानी जो वैल्यू है, एक बार कंपनी वाले क्या करते हैं, अगर एसेट्स का वैल्यू ये कम है तो ज्यादा बताने की कोशिश करते हैं। वेरिफिकेशन से आप ये पता लगा सकते हैं कि उसका क्या वैल्यू है, वो पता लगा सकते हैं। वेरिफिकेशन से ये पता चल जाता है कि कोई कंपनी ज्यादा वैल्यू बता रही है तो ज्यादा नहीं बताना चाहिए। वैसे ही फोर्थ है नॉट लेस देन एक्चुअल। ज्यादा नहीं बता सकते आप बैलेंस शीट में, तो आप कम भी नहीं बता सकते। जो भी कंपनी कम भी बता रही है थ्रू दी वेरिफिकेशन आप वो सब करेक्ट कर ले सकते हैं दोस्तों। उसके बाद आ जाइए एग्जिस्टेंस एंड पोजीशन। मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपके कंपनी में वो एसेट है या नहीं चेक करने के लिए आप वेरिफिकेशन करते हैं। एग्जिस्ट करता है या नहीं करता वो एसेट्स और लायबिलिटीज, ये चेक करने के लिए वेरिफिकेशन करते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए सिक्स्थ है ओनरशिप एंड टाइटल। दोस्तों, जो एसेट्स आपके कंपनी में है उसका ओनर कंपनी है या नहीं, ये देखने के लिए हम वेरिफिकेशन करते हैं दोस्तों। उसके बाद आ जाइए विदाउट फ्रॉड एंड इर्रेगुलरिटी। दोस्तों, जो भी फ्रॉड्स होते हैं, जैसे एसेट्स का वैल्यू ज्यादा बताते हैं कंपनी वाले कभी कभी, या तो फिर लायबिलिटीज ज्यादा बताते हैं, इन सबको टैक्सेस बचाने के लिए सब किया जाता है दोस्तों। इसलिए इन सबको हटाने के लिए ऑडिटर करता है। ऑडिटर सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज के वेरिफिकेशन करता है ताकि करेक्ट वैल्यू पता करने के लिए, ताकि वो है या नहीं ये जानने के लिए दोस्तों। उसके बाद देख लिए अर्थमेटिकली एक्यूरेसी, यानी जो भी एसेट्स एंड लायबिलिटीज दिखाई जा रही है वो सारे मैथमेटिकली एक्यूरेट है या नहीं, या तो फिर अर्थमेटिकली एक्यूरेट है या नहीं, ये जानने के लिए हम वेरिफिकेशन करते हैं दोस्तों। उसके बाद लास्ट है करेक्ट प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट। दोस्तों, वेरिफिकेशन यूं भी किया जाता है कि जो भी बैलेंस शीट में अपीयर हुए रहते हैं एसेट्स एंड लायबिलिटीज,
सारे करेक्ट तरीके से प्रेजेंट किए गए हैं या नहीं, जैसे एग्जांपल के तौर पर एसेट्स में एसेट लिखा गया है नहीं, लायबिलिटीज में लायबिलिटीज लिखे गए हैं नहीं, या तो फिर अमाउंट प्रॉपर तरीके से लिखा गया है नहीं, ये सब वेरिफिकेशन करने के लिए, ये सब कंफर्म करने के लिए हम वेरिफिकेशन करते हैं दोस्तों। ये हो गया हमारा वेरिफिकेशन का टॉपिक दोस्तों, जिसमें हमने मीनिंग और ऑब्जेक्टिव्स दोनों देखे। अगर आपको इसका डिटेल चाहिए, मैंने डिटेल एक 8 मिनट का वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिएगा दोस्तों। सो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। वेरिफिकेशन का मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स हो गए, अब वैल्यूएशन क्या होता है वो देखते हैं दोस्तों। चलिए पहले मीनिंग देख लेते हैं। वैल्यूएशन मींस फाइंडिंग आउट द करेक्ट वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन अ पर्टिकुलर डेट। वैल्यूएशन का मतलब होता है जब आप जो डेट को वैल्यूएशन करा रहे हो ऑडिटर के हाथ, तब उस डेट पे एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू क्या होती, ये जानने के लिए हम वैल्यूएशन करते हैं दोस्तों। सो कुछ आपकी कंपनी में एसेट्स होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मशीनरी होती है, मशीनरी का पर्टिकुलर डेप्रिसिएशन होता है, वैसे ही गुडविल का अप्रिसिएशन भी होता है। सो ये कभी वैल्यू चेंजेस होते रहते हैं। सो ये वैल्यू जानने के लिए आप वैल्यूएशन करते हैं दोस्तों। ये वैल्यूएशन किया जाता है, कुछ प्रोसेसेस रहते हैं, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, या तो फिर कंपनी के रूल्स को देखते हुए आप वैल्यूएशन करते हो दोस्तों। वैल्यूएशन का मतलब आपके एसेट्स एंड लायबिलिटीज की वैल्यू जानना, जिस डेट पे आप वैल्यूएशन करते हो उसे हम कहते हैं वैल्यूएशन। सो दोस्तों आ जाइए अपने नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे जब आप वैल्यूएशन करते हो। वैल्यूएशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या होंगे? फर्स्ट है टू नो द एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। सो दोस्तों वैल्यूएशन से आपको पता चल जाएगा कि आपकी कंपनी प्रॉफिट कर रही है या तो फिर लॉस कर रही है। एसेट्स की वैल्यू ज्यादा है तो समझ जाइए प्रॉफिट कर रही है। सो दोस्तों सेकंड है टू नो अबाउट द गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल किसे कहते हैं? रेपुटेशन। सो गुडविल की वैल्यू भी चेंज होते रहती है दोस्तों। गुडविल की वैल्यू क्या है ये जानने के लिए, ये पता लगाने के लिए आप वैल्यूएशन करते हैं। वैल्यूएशन से आप गुडविल की वैल्यू भी पता लगा सकते हैं दोस्तों। थर्ड है टू नो द डिफरेंस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एट द टाइम ऑफ परचेज एंड एट द टाइम ऑफ बैलेंस शीट। सो दोस्तों डिफरेंस जानने के लिए, जब आपने कुछ एसेट्स परचेज किया था तब उसकी वैल्यू एक रहती है, लेकिन जब आप वैल्यूएशन कर रहे हो या तो फिर बैलेंस शीट में लिख रहे हो तब उसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। अगर फॉर एग्जांपल एसेट्स होते हैं, कुछ एसेट्स होते हैं जो डेप्रिसिएशन होते रहते हैं, सो डेप्रिसिएशन भी होते हैं, कुछ एसेट्स होते हैं एप्रिसिएशन भी होते हैं, जो इनकी वैल्यू चेंज होती रहती है। सो ये वैल्यू जानने के लिए हम करते हैं वैल्यूएशन दोस्तों। उसके बाद टू नो द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स। जो आपकी कंपनी में एसेट्स होते हैं उनकी ओरिजिनल कॉस्ट क्या होती है, बट बहुत सारी कॉस्ट होती है एसेट्स को लाने के लिए। अब जैसे उनका डिलीवरी कॉस्ट हो गया, इंस्टॉलेशन चार्जेस हो गए, रिपेयरिंग चार्जेस हो गए, ये बहुत सारे कॉस्ट लगते हैं एक एसेट्स को। वो सारों के एसेट्स की वैल्यूएशन जानने के लिए, वैल्यू जानने के लिए आप करते हैं वैल्यूएशन दोस्तों। उसके बाद टू नो द मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ द कैपिटल ऑफ द मनी। सो दोस्तों इन्वेस्टमेंट का मोड कहां जा रहा है, यानी आप जो भी इन्वेस्टमेंट आपकी कंपनी कर रही है वो किस पर्टिकुलर फील्ड में कर रही है, क्या रिसोर्सेस एक्वायर करने के लिए, क्या एसेट्स खरीदने के लिए, क्या लायबिलिटीज पे करने के लिए, ये सब जानने के लिए आप करते हो वैल्यूएशन दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा वैल्यूएशन के मीनिंग्स एंड ऑब्जेक्टिव्स दोस्तों। अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, एक बार जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के तरफ। अब इसके बाद जो भी नेक्स्ट टॉपिक्स आएंगे हम सारे स्क्रीन के ऊपर देखेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पर नोट्स भी रहेंगे दोस्तों। सो दोस्तों थर्ड टॉपिक है अपना पोजीशन ऑफ एन ऑडिटर एज रिगार्ड्स द वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। यानी ऑडिटर की क्या पोजीशन रहेगी जब वो वैल्यूएशन करता है एसेट्स की दोस्तों। चलिए वन बाय वन देख लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ऑडिटर का सिर्फ इतना ही काम नहीं होता है कि उसका सिर्फ चेक करे कि वो एसेट्स हमारे कंपनी में है या नहीं, लेकिन उसका ये भी काम होता है कि उस एसेट्स की वैल्यूएशन करें, यानी एक्चुअल वैल्यू निकाले। उसके बाद सेकंड पॉइंट है सिर्फ ऑडिटर का ये काम नहीं होता है कि अर्थमेटिकली एक्यूरेसी निकाले उस एसेट्स की, लेकिन जितने भी इंफॉर्मेशन है उससे करेक्ट वैल्यूएशन निकाले और साथ ही साथ उसका सारों का एक्सप्लेनेशन भी मैनेजमेंट को दे। ये एक ऑडिटर का काम होता है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। सो दोस्तों और क्या करा है ऑडिटर को जब भी वो वैल्यूएशन करता है बहुत ही केयरफुली करना चाहिए, बहुत ही कॉशियस से करना चाहिए, स्पेशली जब वो करंट एसेट्स की वैल्यूएशन करता है। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो आप कैश में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे स्टॉक है, स्टॉक को इजीली बेच के आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद क्या है बिल्स रिसीवेबल, अकाउंट्स रिसीवेबल। जब भी आप करंट एसेट्स की वैल्यूएशन करें तो बहुत ही केयरफुली करें। वैसे ही नेक्स्ट पॉइंट है जब आप फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यूएशन करते हो तो जो भी डेप्रिसिएशन का आपको रूल्स रेगुलेशंस है उसके हिसाब से आपको फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यूएशन करना चाहिए दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं। सो दोस्तों कभी भी एक एसेट्स का वैल्यूएशन एक ऑडिटर निकालता है तो उसे कुछ इंफॉर्मेशन लेनी चाहिए, जैसे कंपनी के डायरेक्टर्स होते हैं या तो फिर अदर प्रोफेशनल्स होते हैं कंपनी के, जैसे इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, इनसे इंफॉर्मेशन लेके उसे अपना काम करना चाहिए दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है
सो दोस्तों जब भी एक ऑडिटर वैल्यूएशन करता है कुछ एसेट्स की, उसे कुछ नॉलेज होना चाहिए, जैसे वैल्यूएशन का नॉलेज, या तो फिर कमर्शियल प्रैक्टिसेस का नॉलेज, या तो फिर अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का, ये उसे कुछ नॉलेज होना चाहिए, तभी एक ऑडिटर सक्सेसफुल ऑडिटर बन सकता है दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए दोस्तों। उसे ये भी चेक करना चाहिए कि जो भी एसेट्स है उन सारों का डेप्रिसिएशन सही तरीके से निकाला गया है या नहीं, ये चेक करने का भी काम होता है एक ऑडिटर का दोस्तों। उसके बाद लास्ट है, सो एक ऑडिटर को ये भी काम करना चाहिए कि जो काम, जो जैसा वैल्यूएशन, जैसा डेप्रिसिएशन और डायरेक्टर ने कहा है या तो फिर इंजीनियर ने कहा है, आर्किटेक्ट ने कहा है, उनकी परमिशन लेते हुए उन्होंने जैसा कहा है वैसे एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन निकालना चाहिए और उसको वैसा वैल्यूएशन करना ही चाहिए और वैसा उसे पुट करना चाहिए अपने बैलेंस शीट में दोस्तों। ये हो गया हमारा पोजीशन क्या होती है एक ऑडिटर की, काम क्या होता है एक ऑडिटर का जब वो वैल्यूएशन करता है दोस्तों। अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप जाकर देख लीजिए, आपको वहां पर डिटेल मिल जाएगा दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक है वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ एसेट्स। यानी एक ऑडिटर ये एसेट्स दिए गए हैं आपको सिलेबस में, वो एसेट्स का वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन कैसे करता है वो आपको बताना है दोस्तों। सो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यूएशन कैसे करता है। अगर पहले लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यूएशन है तो ऑडिटर को पहले ये चेक करना है कि वो लैंड एंड बिल्डिंग कंपनी के नाम से है या नहीं। अगर उसे डॉट है तो कंपनी के सॉलिसिटर से पूछना चाहिए। सॉलिसिटर वो आदमी होता है जो आपके कंपनी के लीगल मैटर्स देखता है। अगर कंपनी, नेक्स्ट पॉइंट है, अगर कंपनी मॉर्टेज पे है या तो फिर रहन पे है तो मॉर्टेजी यानी जिसके पास रहन रखा है उसके पास से सर्टिफिकेट लेना चाहिए। सो नेक्स्ट पॉइंट है, पहले लैंड एंड बिल्डिंग का, पहले लैंड का कॉस्ट प्राइस जान लेना चाहिए ऑडिटर को। कॉस्ट प्राइस जानने के लिए डीड ऑफ ट्रांसफर सर्टिफिकेट का वेरिफिकेशन है तो चेक करना चाहिए, तो उसे कॉस्ट कितने में खरीदा था लैंड वो पता चल जाएगा दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, अगर बिल्डिंग की वेरिफिकेशन कर रहा है, वैल्यूएशन करता है तो बिल्डर के पास रिसिप्ट लेना चाहिए और डेप्रिसिएशन कितना लगाना चाहिए ये सब उसे कंसिडर करना चाहिए दोस्तों। ये हो गया हमारा लैंड एंड बिल्डिंग का। उसके बाद बढ़ते हैं प्लांट एंड मशीनरी का कैसे वैल्यूएशन होता है दोस्तों। सो प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यूएशन करने के लिए प्लांट कितने में खरीदा गया था वो रिसिप्ट्स और वॉचेस से कंपेयर करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है, जो भी एक्सपेंडिचर प्लांट के ऊपर हो रहा है सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर है या नहीं ये देखना चाहिए। उसके बाद अगर ऑडिटर को टाइम है उसके ऑडिटर के पास तो पर्सनली जाके मशीनरी चेक करना चाहिए कि मशीनरी किस हालत में है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए दोस्तों। सो ऑडिटर को ये भी देखना चाहिए कि जो भी मशीनरी के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा है वो सही तरीके से लगा है या नहीं, ये चेक करने का काम होता है ऑडिटर का दोस्तों। ये हो गया हमारा प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यूएशन किस तरीके से होता है। नेक्स्ट है दोस्तों गुडविल। पहले गुडविल का मीनिंग जान लीजिए। गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, ये आपकी कंपनी की रेपुटेशन है। सो इससे दोस्तों अगर गुडविल जितना ज्यादा रहा उतना ज्यादा कंपनी प्रॉफिट कमाती है। इसको आप फिजिकली टच नहीं कर सकते और इसका वैल्यू टाइम के साथ गिरता नहीं है। इससे आपके कंपनी की सेल्फ ग्रोथ होती है और कंपनी वाले क्या करते हैं बुक इंटरेस्ट में इसकी वैल्यू लिखते हैं दोस्तों। गुडविल यानी कंपनी की रेपुटेशन को हम गुडविल कहते हैं दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइए, इसका वैल्यूएशन कैसा होता है। अगर गुडविल का वैल्यूएशन कर रहा है तो परचेस अग्रीमेंट को देखना चाहिए। परचेस अग्रीमेंट में सारा अमाउंट लिखा हुआ रहता है कि कितने में गुडविल आपने परचेस किया था, वो आप परचेस जो आप बैलेंस शीट में एट कॉस्ट लिखते हो दोस्तों। ऐसा कुछ भी रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है कि गुडविल का आपको लिखना ही है बैलेंस शीट में, लेकिन अगर कंपनी वाले लिखना चाहते हैं तो कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से गुडविल का वैल्यू लिखना चाहिए दोस्तों। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, गुडविल टाइम के हिसाब से घटता नहीं जाता है दोस्तों। ये होगा हमारा गुडविल का वेरिफिकेशन वैल्यूएशन कैसे होता है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का वैल्यूएशन कैसा होता है। इन्वेस्टमेंट बहुत ही तरीके से होते हैं, जैसे शेयर सर्टिफिकेट होता है, गवर्नमेंट बॉन्ड होते हैं, गवर्नमेंट लोन होते हैं, डिबेंचर सर्टिफिकेट हो सकते हैं, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट होते हैं। इनका वैल्यूएशन कैसे होता है। सो पहला काम होता है ऑडिटर का कि सारों का इन्वेस्टमेंट का शेड्यूल मंगा लें और सारों की इंफॉर्मेशन ले लें, जैसे इंफॉर्मेशन उस इन्वेस्टमेंट का फेस वैल्यू क्या है, कब परचेस किया था, मार्केट वैल्यू क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, पेमेंट कितनी करनी है, इंटरेस्ट जाने जो इन्वेस्टमेंट हमारे पास से ले रहा है उनके लिए कितना इंटरेस्ट पे करना है, डिविडेंड हमें कब डिक्लेयर करना है, हमें इंटरेस्ट के और डिविडेंड कितना मिला, साथ ही साथ टैक्सेस कितना कटे, सारा का इन्फॉर्मेशन लेना चाहिए एक ऑडिटर को कंपनी वालों के साथ दोस्तों। और इस साथ साथ आपने एक ईयर में कितना इन्वेस्टमेंट परचेस किया और कितना इन्वेस्टमेंट आपने बेचा, सारों की इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए। और एक पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, और सारे के अमाउंट्स को आप बैलेंस शीट के साथ, जनरल लेजर के साथ आपके बैलेंसेस कंपेयर करिएगा दोस्तों, ये एक ऑडिटर का काम होता है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है, पेज टर्न कर लीजिए, मार्केट वैल्यू क्या है इन्वेस्टमेंट का आप कंपेयर कर सकता है, एक ऑडिटर रेफरेंस ले सकता है स्टॉक एक्सचेंज कोटेशंस का या तो फिर अगले दूसरे भी मेथड्स का, और बैलेंस शीट में उसका अमाउंट डिस्क्लोज कर सकता है दोस्तों। ये था हमारा
इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, इन्वेस्टमेंट का वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन कैसे होता है दोस्तों। लास्ट है स्टॉक इन ट्रेड, यानी स्टॉक का वेरिफिकेशन वैल्यूएशन, जो कंपनी में आपकी स्टॉक होता है उसका वेरिफिकेशन वैल्यूएशन कैसे होता है। सो स्टॉक का वेरिफिकेशन वैल्यूएशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है, इंपॉर्टेंट काम होता है एक ऑडिटर के लिए दोस्तों, क्योंकि उसे प्रॉफिट एंड लॉस डिसाइड करना होता है स्टॉक के ऊपर ही दोस्तों। सो एक ऑडिटर के लिए इम्पॉसिबल होता है पर्सनली जाके स्टॉक चेक करना, क्योंकि बहुत ही सारा स्टॉक होता है और उसके पास टाइम कम होता है, उसके पास टेक्निकल नॉलेज भी नहीं होती है दोस्तों। इसलिए वो किसकी मदद ले सकता है, इंटरनल चेकिंग की मदद ले सकता है, या तो फिर स्टॉक कैसे अंदर आ रहा है उस मेथड को देखकर वो अपनी मदद ले सकता है, और वैल्यूएशन का कैसे बेसिस है उस सब का मेथड लेके वो अपनी चेकिंग कर सकता है दोस्तों, वेरिफिकेशन कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आइए, उसे कैसे करना चाहिए काम, रफ शीट्स एंड फेयर स्टॉक शीट्स को कंपेयर करना चाहिए, और साथ ही साथ स्टॉक बुक्स को देखना चाहिए ताकि ये पता लगाने के लिए कंपनी के पास कितना स्टॉक पड़ा है, और साथ ही साथ जो एक रेस्पॉन्सिबल ऑफिसर होता है कंपनी का जो स्टॉक संभालता है उससे पास सर्टिफिकेट लेना चाहिए कि कितने क्वांटिटीज है और कैसा वैल्यूएशन होता है स्टॉक का, सही तरीके से वैल्यूएशन का स्टॉक किया गया है नहीं, या तो फिर सारा स्टॉक जो भी है वो कंपनी के नाम पे है या नहीं, वो सर्टिफिकेट ले लेनी चाहिए एक ऑडिटर को, वो एक सही ऑफिसर के पास है दोस्तों। सो ये था हमारा काम, कैसे डिफरेंट एसेट्स का हम वैल्यूएशन करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ दोस्तों। अगर आपको इसका डिटेल चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर देख लीजिए। बढ़ते हैं अपने लास्ट टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है दोस्तों वेरिफिकेशन एंड वैल्यूएशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ लायबिलिटीज, यानी लायबिलिटीज का वैल्यूएशन और वेरिफिकेशन कैसे करता है ये ऑडिटर, आपको ये बताना है दोस्तों। सिर्फ 3 ही टॉपिक है। फर्स्ट टॉपिक है बिल्स पेबल। बिल्स पेबल एक्चुअली क्या होता है, जब कभी भी कंपनी गुड्स खरीदती है तो पैसा नहीं देती है, यानी क्रेडिट पे गुड्स खरीदी लेकिन पैसे के बदले एक बिल देती है, प्रॉमिसरी नोट देती है। प्रॉमिसरी नोट में प्रॉमिस लिखा हुआ रहता है कि मैं इतने टाइम तक इसको पैसे दे दूंगा, यानी जो रॉ मटेरियल्स बेचने वाले को पैसे दे दूंगा, इसे हम कहते हैं बिल्स पेबल दोस्तों। सो बिल्स पेबल का वेरिफिकेशन वैल्यूएशन कैसे होता है। सो पहले ऑडिटर का काम होता है कि शेड्यूल निकालना चाहिए बिल पेबल का और उसके अमाउंट को कंपेयर करना चाहिए बिल्स पेबल बुक के साथ और बिल्स पेबल अकाउंट के साथ। नेक्स्ट है, अगर बैलेंस शीट में जब अमाउंट लिखा गया है बिल्स पेबल का, उसके बाद आपने अगर पेमेंट की है तो कैश बुक में उसकी इंट्रेस्ट पास होनी चाहिए, ये ऑडिटर का काम होता है देखने का दोस्तों। उसके बाद कंफर्मेटरी स्टेटमेंट या तो फिर लेना चाहिए जिसके पास से आपने रॉ मटेरियल खरीदा है लेकिन पैसे नहीं दिए, उसके पास से कंफर्मेटरी स्टेटमेंट ले लेना चाहिए। और साथ ही साथ देखिए दोस्तों, अगर बिल्स आपने पे कर दी है बैलेंस शीट बनाने के बाद या तो फिर ऑडिट करने से पहले, तो उसकी भी कुछ एंट्रीज होती है, वो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में लिखे गए या नहीं, ये देखने का काम होता है ऑडिटर का दोस्तों। ये हो गया हमारा बिल्स पेबल का सारा कॉन्सेप्ट दोस्तों। अब सेकंड है सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स मतलब जब कंपनी क्रेडिट पे गुड्स खरीदती है, पैसा नहीं देती है, सिर्फ ट्रस्ट के ऊपर खरीदती है, तो उसे हम कहते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स दोस्तों। इसका वेरिफिकेशन कैसा होता है, सो उसका वेरिफिकेशन होता है शेड्यूल कंपेयर करना चाहिए, जो शेड्यूल होता है, जो अमाउंट्स होता है वो लेजर अकाउंट्स के साथ, और जो भी स्टेटमेंट दिया है क्रेडिटर ने उसके अमाउंट्स के साथ, उसके शेड्यूल्स के साथ कंपेयर करना चाहिए सारे अमाउंट को दोस्तों। और साथ ही साथ परचेज बुक को और परचेज रिटर्न बुक को भी देखना चाहिए इनवॉइसेस की मदद से, आपको इससे पता चल जाएगा कि आपने कितना क्रेडिट पे गुड्स ले लिया है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, गुड्स इनवर्ड बुक को भी एक बार वेरीफाई करना चाहिए ऑडिटर को, क्योंकि इससे पता चल जाएगा कि कितना ऑर्डर किया था और कितने गुड्स हमें मिले हैं दोस्तों। और नेक्स्ट पॉइंट है, अगर हायर परचेस पे खरीदा है, हायर परचेस यानी जब आप बड़ा अमाउंट का गुड खरीदते हो तो इंस्टॉलमेंट में अमाउंट पे करते हो, सो उसका प्रोसीजर कैसा है, उसका कंडीशन कैसा है, ये एक बार चेक करना चाहिए ऑडिटर को दोस्तों। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आ जाइए दोस्तों। नेक्स्ट पेज पे आ जाए दोस्तों, एक ऑडिटर का काम होता है कि ईयर स्टार्ट होने से पहले इंटरेस्ट जो भी रिकॉर्ड किए गए हैं वो देखना चाहिए, ईयर एंड होने के बाद जो भी इंटरेस्ट रिकॉर्ड किए गए हैं वो देखना चाहिए, क्योंकि एक एक हार्ड ट्रांजैक्शन, फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन आते हैं, वो सही तरीके से एम्प्लॉयज ने रिकॉर्ड किया या नहीं, ये पता करने के लिए दोस्तों। लास्ट पॉइंट है इसका दोस्तों, अगर कुछ डेब्ट यानी कर्जा पे करना था लेकिन नहीं पे किया गया है बहुत दिनों से, तो उस अमाउंट को कहां पर यूज किया गया है ये देखना भी काम होता है क्रेडिटर का दोस्तों। ये हो गया हमारा कॉन्सेप्ट सन्ड्री क्रेडिटर का दोस्तों। उसके बाद अपने लास्ट टॉपिक कंटिंजेंट लायबिलिटी। कंटिंजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो कंपनी को इन फ्यूचर में आ भी सकती है या तो फिर नहीं भी आ सकती है। उसके 3 पॉइंट्स है। फर्स्ट है असेसमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी, जैसे अगर ये संभावना है आने की तो ये एक्चुअल में भी आ सकती है, सो इसे हम कैसे डील करेंगे। सो इससे आप डील कर सकते हैं पास्ट एक्सपीरियंसेस को देख के, या तो फिर इंडस्ट्री में किसके पास ऐसी लायबिलिटी आई है, या तो फिर करंट सर्कमस्टांसेस को देख के आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि हमें आगे जाकर ये लायबिलिटी आ सकती है दोस्तों। उसके बाद एस्टिमेशन ऑफ अमाउंट, अगर लायबिलिटी आई कंटिंजेंट लायबिलिटी तो उसके
कुछ पैसे जाएंगे हमारी कंपनी से, सो फाइनेंशियली हमारे पास कितना वजन पड़ेगा, ये आप कैसे पता लगा सकते हैं, या हिस्टोरिकल डाटा से, या तो फिर एक्सपर्ट्स की ओपिनियन ले सकते हैं, या तो फिर फाइनेंशियल मॉडलिंग टेक्निक की मदद से आप ये पता लगा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद लास्ट है लीगल रिव्यू। सो जो भी आपकी कंपनी में लीगल एस्पेक्ट संभालते हैं, जो एम्प्लॉय संभालते हैं, उनसे आपको सलाह लेनी चाहिए, मशवरा लेना चाहिए, और इसके लीगल ऑब्लिगेशंस क्या क्या होंगे, और इससे आउटकम्स या तो फिर रिजल्ट्स क्या होगा, और कैसे हम इसे डील कर सकते हैं, ये सारा आप ओपिनियन लेना चाहिए आपके लीगल एक्सपर्ट से दोस्तों। सो दोस्तों ये था हमारा टॉपिक जो वेरिफिकेशन वैल्यूएशन करता है एक ऑडिटर लायबिलिटीज का दोस्तों। अगर आपको इसका डिटेल चाहिए, मैंने डिटेल एक 6 या 7 मिनट का वीडियो बनाया है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जो वीडियो में हमने पूरे फुल चैप्टर को डिस्कस किया दोस्तों। अगर इन सब का आपको डिटेल वीडियो चाहिए तो मैं सारों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों। और एक बात दोस्तों, मैं इस सब्जेक्ट के फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर का भी फुल वीडियोस बनाया था, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा दोस्तों। और एक बात दोस्तों, मैं प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिस ऑफ ऑडिटिंग के सिलेबस स्टार्ट कर दिया था, 3 चैप्टर अपलोडेड है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, जहां पर आपको एक ही जगह पर सारी क्लासेस मिल जाएंगे दोस्तों। अगर हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों। थैंक यू सो मच।